हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग बजट 2025 के डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सभी जगह पे चर्चा हो रही है, सभी जगह पे बहुत अच्छा बजट इसको बताया जा रहा है और सच में है भी। सो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं और वो है हमारे टैक्स प्रपोजल्स। वेल, तो आप देखिए, सबसे पहली चीज कि ये प्रपोजल्स, ये टैक्स के रेट्स असेसमेंट ईयर 26-27 से अप्लाई होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे और ये रेट्स करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, दैट इज 24-25। ये नेक्स्ट ईयर के इस वाले रेट्स पिछले बजट वाले होंगे। सो फॉलोइंग रेट्स फॉर सेक्शन 115 BAC, यानी कि न्यू रिजीम। सो दीज रेट्स आर फॉर न्यू रिजीम ओनली। न्यू रिजीम एज वी नो डिफॉल्ट रिजीम है, जिसने ऑप्ट आउट किया, ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेगा तो उसके रेट्स वही लगेंगे, बट जो न्यू रिजीम में आएगा उसको ये नए रेट्स यहां पर एप्लीकेबल होंगे। ये हम सभी को पता है। दीज रेट्स आर फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म, कंपनी, LLP, कोऑपरेटिव्स के ये रेट्स नहीं है, उनके वही रेट्स हैं जो पहले से चल रहे हैं। एनीवे, सो व्हाट आर दीज रेट्स? तो 0 से 4 लाख तक अगर टोटल इनकम है, इट इज 0। नेक्स्ट 4 लाख पे, यानी 4 लाख 1 से 8 लाख रुपीज तक, इट इज 5%। यानी अगर इनकम 8 लाख होती है तो 4 लाख रुपए पे इस स्लैब में 5% के हिसाब से 20,000 का टैक्स आएगा। अगले 4 लाख पे 10%, नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, नेक्स्ट 4 पे 20%, नेक्स्ट 4 पे 25%। ये नया स्लैब है, न्यू रेट। पिछली बारी जो रेट्स थे 5, 10, 15, 20, 30 था, अभी दे हैव इंट्रोड्यूस 25% ऑल्सो। और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, देन द रेट वुड बी 30% फॉर एक्सेस इनकम, राइट। सो अभी तक क्या था, 3-3 लाख रुपए के स्लैब्स थे न्यू रिजीम से। न्यू रिजीम को अगर कंपेयर करें, 25 का स्लैब नहीं था, तो 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% जा रहा था। अब 24 लाख की इनकम से अधिक होगी, देन इट वुड बी आपका 30%। सो देर इज ह्यूज रिलीफ। अगर मान लीजिए किसी की इनकम 25 लाख भी है, लेट अस से, तो उसको पहले जो टैक्स लग रहा था 0 से 3 लाख पे 0, फिर 3 से 6 लाख पे 5%, फिर 6 से 9 पे 10%, फिर आपका 15, फिर 20, फिर 15 के ऊपर 30, तो टैक्स ज्यादा आएगा। अब इसी रिजीम में हम करेंगे तो 4-4 लाख के स्लैब्स हो गए, तो उसका टैक्स काफी कम हो जाएगा और एक बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पे टैक्स के रूप में आने वाला है। अब आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही है कि भैया वो 12 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन की बात तो कर ही नहीं रहे हो, वो क्या हुआ? है जी, है, बिल्कुल है। तो देखिए, 12 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ 3 स्लैब्स में कवर होती है, राइट। नॉर्मली उसका हम टैक्स अगर कैलकुलेट करें, किसी की इनकम मान लीजिए 12 लाख है, ओके, तो टैक्स विल बी 0 ऑन दिस पार्ट 20,000, 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%, इट वुड बी 40,000। सो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस पर्सन विल बी 60,000 एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। अब जैसा कि हम सभी को मालूम है, 87A के प्रपोजल्स यहां पर हैं।
और सेक्शन 87A क्या कहता है कि जो आपकी इनकम होगी, राइट, ये सरचार्ज चल रहा है, कोऑपरेटिव के रेट्स हैं, फर्म्स, जस्ट 1 मिनट, 87A, या दिस वन, रिबेट मिलती है हमको 87A। अभी के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनहांस नहीं हुआ, मतलब वो 4 लाख जरूर हुआ, 12 नहीं है। अभी तक क्या था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख थी, ओल्ड रिजीम, राइट। तो ओल्ड रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन कितनी थी हमारी, 2.5, और 87A मिल जाती थी अप टू 5 लाख रुपीस, ओल्ड रिजीम, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे उन्होंने देखिए क्या कहा कि जहां पे आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो 100% ऑफ द टैक्स आप उसको क्लेम कर सकते हो। ओल्ड रिजीम में इस पर बनता है 12,500 रुपए का टैक्स, और 87A में रिबेट मिल जाती है 12,500, एंड योर टैक्स लाइबिलिटी बिकम्स 0। ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम अब किसी शायद काम का नहीं है, क्योंकि नए में टैक्स के रेट्स भी कम है, मोरओवर 12 लाख रुपए तक से अगर आपकी इनकम कम है तो वो टैक्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अभी उसको भी देखते हैं। सो ये इन्होंने बात की ओल्ड रिजीम की। फिर उन्होंने कहा कि भैया अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है, अभी क्या न्यू रिजीम डिफॉल्ट है, तो आपको जो रिबेट मिलेगी वो 25,000 रुपए की मिलेगी 7 लाख रुपए तक। सर ये इस साल तक है, यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर 25-26 है, टोटल इनकम अप टू 7 है, तो आप 25,000 रुपए तक की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सर ये इस साल तक है। उसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में यानी 26-27 ऑनवर्ड्स अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीस तक है तो आप 60,000 रुपए की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। ये रहा आपका अमेंडमेंट। तो यहां पे उन्होंने कहा कि जो 7 लाख है उसको इंक्रीज करके हमने 12 कर दिया, और जो 25,000 है उसको इंक्रीज करके हमने 60,000 कर दिया। आइए फिर सुनिए, अगर आप ओल्ड रिजीम ले रहे हैं यानी ऑप्ट आउट कर रहे हैं 115 BAC को, तो आज भी आपकी जो लिमिट है वो 2.5 लाख की एग्जम्पशन है। 87 है, 5 लाख तक की टोटल इनकम पर आपको मिलेगी 12,500। आप सारी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, आप 80C, 80D, 80DD, 80U, ये वो सब क्लेम कर रहे हैं, तो 2.5 लाख की एग्जम्पशन है बेसिक, और 2.5 के बाद आपका 5% का स्लैब है, 5 लाख से ऊपर 20% है, दैट वी ऑल नो। और 87 है, 5 लाख तक की इनकम होने पर मिलेगी, उसके ऊपर नहीं मिलेगी, 12,500 रुपए। यहां पे करंट ईयर में अप टू 7 लाख 25,000 यू कैन क्लेम, और अगले साल से यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड्स 12 लाख पे 60,000 यू कैन क्लेम। तो ये 87A का इन्होंने किया हुआ है। अब देखिए 87A में एक नई चीज ऐड करी इस साल भी। आपको पता है बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उसके ऊपर 87A अलाउ होना चाहिए, स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पर भी मिलेगा। एज वी नो कि एक हमारा 111A, 112, 112A, ये मेन 3 सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास इनकम्स हैं जिस पे स्पेशल रेट लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट, आपका 111A में। 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है,
और जो शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट का लॉन्ग टर्म है 112 ए में लगता है, राइट। इसका रेट चेंज हुआ लास्ट ईयर और 12.5% हो गया, ये आपका 15 से 20 हो गया। नाउ ये स्पेशल रेट है। रिमेनिंग इनकम जो है आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अदर देन शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यस वो भी नॉर्मल में, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, लॉटरी एसेट्रा छोड़कर ये सब स्लैब रेट लगते हैं। इस सारी इनकम्स के ऊपर हमारे स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल। तो क्या है कि स्लैब रेट्स जब वहां पे लगेंगे, यानी कि जो नॉर्मल रेट है 4 लाख 8 लाख 12 लाख, वो वाले स्लैब्स हमारे लगेंगे, तो वो सारा जस्ट 1 सेकेंड, तो वो सारे टैक्सेस उसमें स्लैब रेट में जाएंगे और उसमें से हम 87A क्लेम कर सकते हैं, उसमें से हम 87A क्लेम कर सकते हैं। स्पेशल रेट पे 87A नहीं मिलेगी, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा मिलेगी। एनीवे, नाउ दे एडेड ए प्रोविजो टू सेक्शन 87A और प्रोवाइड दैट डिडक्शन under this 87A cannot exceed the tax as per rates of 115 BAC 1A, that is normal income, यानी कि रिबेट इज नॉट अवेलेबल एट स्पेशल रेट। तो 111A 112 112A इसमें से हमको रिबेट नहीं मिलेगी और दे हैव क्लियरली प्रोवाइडेड, दे हैव क्लियरली प्रोवाइडेड। तो पिछले वाले का तो अभी थोड़ा झगड़ा चल रहा है, बट आगे से नहीं मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि मेरी टोटल इनकम कुछ भी ले लीजिए, सपोज 12 लाख, मैं पूरा 12 रखा, ठीक है। अब इसमें मेरा जो टैक्स बना वो बना 60,000। कैसे? 0 से 4 लाख पे 0, 4 से 8 पे 20,000, 8 से 12 पे 40,000, 60,000 हो गया। 87A की रिबेट मिल गई मेरे को 60,000 की, और मेरा टैक्स लाइबिलिटी हो गई 0, बात खत्म। अब उठता है कि अगर इनकम 12 लाख से थोड़ी ज्यादा है या करंट ईयर में 7 लाख से थोड़ी ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन? सपोज इनकम इज 12,10,000, तो माई टैक्स इस पे तो 60,000 हो ही गया 12 लाख पे, और 10,000 पे 15%, यानी 1,500। सो टोटल टैक्स इज 61,500। अब रिबेट का क्या होगा? तो सेक्शन 87A says कि if your total income does not exceed 12 lakh, you will get exemption, you will get rebate. But now what मिलेगी? मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन लाए लास्ट ईयर से, तो इस साल भी मिलेगी, अगले साल भी मिलेगी। व्हाट इज दैट? उन्होंने कहा देखिए, इस व्यक्ति की इनकम में जो इंक्रीज है वो 10,000 है, ठीक है, और इसका टैक्स अभी तो 0 है। देखिए 12 लाख पे टैक्स 0 है, लेकिन 12-10 पे तो अभी वो 61,500 हो जाएगा अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं, क्योंकि 12 लाख। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपकी इनकम इस व्यक्ति से 10,000 ज्यादा है, 12 लाख से कंपेयर करेंगे तो आपका टैक्स यहाँ 0 था, तो यहाँ 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, यानी टैक्स लाइबिलिटी विल बी 10,000 और रिबेट विल बी द डिफरेंस। मिलेगी सर, ये थोड़ी दूरी तक मिलेगी, थोड़ी दूरी तक मिलेगी, लेकिन अब मान लीजिए 13 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, तो 12 लाख तक टैक्स 60,000 था, 1 लाख रुपए पे 5, 0, 5, 10, 15%, 15,000, तो 60 और 15 75। अब कंपेयर इसी से होगा,
इनकम बढ़ गई जी 1 लाख, ठीक है, टैक्स यहां 0 था, अभी ये 75,000 बढ़ रहा है, तो इसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, इसको 87 नहीं मिलेगी। और अभी 4% सेस तो देखिए देना ही है, 4 तो इसको भी देना भैया। तो इनकम बढ़ी 10,000 और टैक्स बढ़ा 10,400, इसकी इनकम बढ़ी 1 लाख और जो टैक्स की इंक्रीज है वो 75 है, तो इंक्रीज टैक्स देना पड़ेगा, फिर रिलीफ नहीं मिलेगा, इसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई जी हमारी रिलीफ की बात कि किस तरीके से हम लोग रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। अब सपोज करिए किसी की नॉर्मल इनकम से मतलब सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स और यूनिट्स छोड़ करके, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये मिला करके 8 लाख है, और उसके पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स का 112 में, राइट, शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, ठीक है, 3 लाख, टोटल इनकम 11, ठीक। इस पे जो टैक्स बनेगा उसमें हम पूरा 87 ले लेंगे और वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, लेकिन इस पर जो टैक्स बनेगा वो स्पेशल रेट 12.5% लगेगा। क्यों लगेगा सर? इसलिए लगेगा भैया क्योंकि ये स्पेशल रेट सेक्शन 112A में दिया हुआ है। तो 3 लाख रुपए पे 12.5% और ये हमारा टैक्स आ गया जी 37,500, इसमें 87 नहीं मिलेगी क्योंकि स्पेशल रेट पे देनी नहीं है। सो टैक्स लाइबिलिटी 37,500 प्लस 4%, इतना इसको देना पड़ेगा इन स्पाइट की इसकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है। ये स्पेशल रेट का इंपैक्ट हुआ। सेम फॉर शॉर्ट टर्म गेन ऑन शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और आपका जो 112 यानी कि अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका ट्रीटमेंट होगा। लॉटरी इनकम का भी यही होगा। ओके, सो दीज आर द impacts of your 12 lakh rupees, new slab 4, 8, 12 lakh rupees and so on, और आपका 87 है मिला करके कि किस तरीके से चलेगा। चलिए, सो लेट अस क्लोज दिस थिंग। चलिए, आई होप ये पॉइंट यहां पर हमारा कवर हो गया कि किस तरीके से नए रेट्स का इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे होगा। सर 87A में एक बात मैं बताना भूल गया, मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान दीजिए, ये जो रिबेट है दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, समझ गए? ग्रेट। कहने का अर्थ HUF, अब HUF का जो इनकम है मान लीजिए 5 लाख है और हम न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो हमें कितनी एग्जम्पशन मिलेगी जी? 4 लाख। 87 नहीं मिलेगी सर, है ही नहीं, ठीक है। कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, नॉन रेसिडेंट, 87 नहीं मिलेगी, यानी 4 लाख 8 लाख वाले स्लैब्स उस पर लगेंगे, पूरा टैक्स देना होगा। ऐसे लोगों के लिए ओल्ड रिजीम में बी बेनिफिशियल, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन सब केस टू केस डिपेंड करेगा, बट ओल्ड रिजीम बेहतर हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया को मिलेगी। मैं याद दिला दूं, ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली दोनों रेसिडेंट होते हैं, दोनों को मिलेगी, बट नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगी। चलिए, तो ये पॉइंट मैं समझता हूं अब हम लोगों को क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। IFSC, कुछ चीजें इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट, स्पेशली जो आपके फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC या नॉन रेसिडेंट्स के बड़ी कंपनीज के प्रोविजंस हैं। अभी हम रेसिडेंट
लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसको आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं इन चेंजेस को, और ट्रेजरी आईएफएससी ये आईएफएससी के अमेंडमेंट्स हैं जो कि कुछ नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी हैं। टनेज टैक्स स्कीम है। आइए इस पर आते हैं। सो चैरिटेबल ट्रस्ट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा से एक बड़ा डिस्प्यूट का मैटर रहा है, और इस गवर्नमेंट ने, स्पेशली हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारे चेंजेस प्रीवियस बजट्स में किए, और ट्रस्ट पर ट्रस्ट कम दिखाया गया। लेकिन इस बजट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिया ही है, किसी से कुछ लिया नहीं है। एक आध जगह पे कहीं छोटा सा आएगा, अदरवाइज पूरा खजाना जैसे खोल देते हैं, उस तरीके का बजट है। लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। सो ट्रस्ट पे भी ट्रस्ट ही दिखाया है। आइए समझते हैं स्पेसिफिकली क्या क्या चेंजेस किए उन्होंने। तो सबसे पहला जो चेंज है, अप्रूवल कैंसिलेशन और डज नॉट फुलफिल कंडीशन। मैं आता हूं सर, ये जो इशू है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। आप रजिस्टर नहीं कराए हैं तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी में सबसे बड़ा पॉइंट था कि अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट की एप्लीकेशन कैंसिल हो गई, कैंसिलेशन हो गया। कैंसिलेशन क्यों हुआ एप्लीकेशन का? क्योंकि उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, उसमें आपका जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, या फिर कंप्लीट नहीं थी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हुई? सर, कंप्लीट नहीं थी, नंबर 1, इंफॉर्मेशन फॉल्स थी, नंबर 2 इनकरेक्ट थी, नंबर 3, राइट। अब क्या हुआ, छोटा सा कोई कॉलम रह गया, कुछ छूट गया, मतलब माइनर मिस्टेक्स, माइनर डिफॉल्ट्स, कैंसिल हो गई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैंसिल हुई, उसका रजिस्ट्रेशन चला गया, रजिस्ट्रेशन चला गया, उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो अभी उन्होंने अमेंडमेंट किया कि अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो उसको वायलेशन नहीं मानेंगे, यानी आपकी एग्जम्पशन नहीं जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर कंप्लीट नहीं है तब तो उन्होंने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, छूट जाता है, गलती हो जाती है, माफ कर दो। लेकिन अगर फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो फिर तो माफी नहीं बनती है, और नहीं दी है। सर, इस केस में अगर रिजेक्ट होगी तो आपका टैक्स पड़ेगा, बट इनकम्प्लीट है, माइनर डिफॉल्ट है, छोड़ दिया। ट्रस्ट अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है भाई? इसमें इन्होंने ये किया कि जो छोटे ट्रस्ट हैं, छोटे मतलब 5 करोड़, उसके टोटल इनकम पिछले 2 साल में, जिस साल आपने एप्लीकेशन लगाई उससे पिछले 2 साल में टोटल इनकम सेक्शन 11-12 से पहले, यानी एग्जम्पशन देने से पहले 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड, तो ये हो गया छोटा ट्रस्ट। ठीक है। स्मॉलर ट्रस्ट तो उसको 5 साल बाद, अभी रजिस्ट्रेशन के बाद रीअप्लाई करना है। उन्होंने कहा नहीं भैया, अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 10 साल का होगा, एक बार करा लो, फिर 10 साल बाद मिलेंगे तुमसे, 10 साल तक एंजॉय करो। किसको? स्मॉलर ट्रस्ट। स्मॉल कौन है? 2 साल, पिछले वाले, दोनों में, ईच ऑफ द 2। 1 साल एक्सीड कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है, तो फिर 5 साल का रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए, 2 अमेंडमेंट हो गए ट्रस्ट के।
तीसरा अमेंडमेंट देखिए सर, तीसरा अमेंडमेंट सेक्शन 13(3) में किया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, हम लोग पॉपुलरली 3(13) कह देते हैं इसको। और जैसे ही देखिए 3(13) मतलब 13(3) होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। क्या होता है जी सर, यू नो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बेनिफिट दिया जा रहा है टू सर्टेन पर्सन तो एग्जम्पशन चली जाती है, ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी एग्जम्पशन, ऐसा था। ये देखिए पुराना प्रोविजन जो अभी तक है क्या है, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति जिसने कंट्रीब्यूशन किया है, सब्सटेंशियल का मतलब है जी 50,000 रुपए का, और एनी पर्सन हुज टोटल कंट्रीब्यूशन अप टू एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल मैंने एक ट्रस्ट को 10,000 रुपए दिए, फिर 10 दिए, फिर 10 दिए, ऐसे करके मैं मान लीजिए हर साल 10 दे रहा हूं। 5 साल बाद मेरा कंट्रीब्यूशन 50,000 हो गया, 10,000 1 रुपया दे रहा हूं जी, तो 50,000 एक्सीड कर गया, मैं हो गया जी स्पेसिफाइड पर्सन। अब अगर उस ट्रस्ट ने फॉर माय बेनिफिट कोई एक्सपेंडिचर कर दिया तो 13(3) लग गया, 13(3) लग गया मैंने एग्जम्पशन गई, बड़ी प्रॉब्लम सर। उसके बाद मेरा रिलेटिव, तो अब वो ट्रस्ट ना तो मेरे बेनिफिट के लिए कुछ खर्च करेगा ना मेरे किसी रिलेटिव के लिए करेगा, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी कंसर्न जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है करेगा। ये आज तक का है सर, आज तक का क्या, ये 31 मार्च 25 तक है। देन क्या हुआ जी, अब उन्होंने चेंजेस किए, देखिए दिया ही है, कुछ भी लिया नहीं है। कैसे चेंजेस किए, उन्होंने पहले तो उन पर्सन को कहा जो 50,000 रुपए थे, उसको कहा ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, मतलब अभी तो हर साल का जोड़ रहा था मैं, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, करंट ईयर का देखेंगे हम, 1 लाख रुपए से ज्यादा तो नहीं दिए हैं, दिए हैं तो स्पेसिफाइड पर्सन, नहीं दिए हैं तो नहीं। और हमने कहा पिछला वाला, बोले वो भी देखेंगे लेकिन वो 10, यानी अप टू द एंड ऑफ द ईयर टोटल पिछला मिलाकर 10, और या फिर इस साल का 1, दोनों में कोई भी एक अगर क्रॉस हो गया तो वो व्यक्ति स्पेसिफाइड है, 13(3) में कवर है, उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्सपेंडिचर ट्रस्ट नहीं करेगा, ओके। लेकिन उसके रिलेटिव को और कंसर्न को इन्होंने छोड़ दिया, कहते हैं शेल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सपोज करिए एक ट्रस्ट है, उसमें मेरा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है या अब तक मिलाकर 10 लाख से ज्यादा है, और वो ट्रस्ट मेरी वाइफ को सैलरी दे रहा है, ठीक है, सो नॉट ए प्रॉब्लम नाउ, नॉट ए प्रॉब्लम नाउ। लेकिन अभी 31 मार्च 25 तक वो कर रहा है तो दैट कैन लीड टू सम इश्यूज, इस एग्जाम्पशन ही चली जाएगी। एनीवे अगेन इट इज ए वेलकम चेंज। बिजनेस ट्रस्ट हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट है। सेक्शन 9 एज वी ऑल नो डीम्ड एक्रूड, यानी कि जो इनकम भारत में एक्रूड मानी जाएगी, और जैसे ही एक्रूड मानी जाएगी तो वो आपकी सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी, भले ही उस एसएससी का स्टेटस रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट। दैट इज व्हाट नाउ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को हम मानते हैं कि डीम्ड एक्रूड है। नाउ बिजनेस कनेक्शन माना जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। अब उसमें उन्होंने छोटा सा अमेंडमेंट किया कि अगर एक्टिविटी जो है इन इंडिया that is confined to purchase of goods only for the purpose of export, that will not constitute significant economic presence, okay। तो सपोज करिए कि कोई फॉरेन कंपनी है, ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट है,
इस क्लॉज को छोड़कर। अब उसने इंडिया में अपना एक ऑफिस खोला। ये ऑफिस क्या करता है? परचेस करता है, डिफरेंट गुड्स को अलग अलग जगह से खरीदता है और अपनी पेरेंट कंपनी को एक्सपोर्ट कर देता है आउट ऑफ इंडिया। नाउ देयर एक्टिविटी इन इंडिया इज कन्फाइंड टू परचेस ऑफ गुड्स ओनली, नो सर्विस, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। गुड्स खरीदी, एक्सपोर्ट कर दी, सिर्फ इतनी एक्टिविटी है, इसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं मानेंगे। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज, तो इस पर टैक्स नहीं। ये अमेंडमेंट 1426 यानी AY 2627 से एप्लीकेबल होगा। आइए अगला अमेंडमेंट लेते हैं, दैट इज योर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सर, अभी देयर हैज बीन एन अनाउंसमेंट इन द बजट स्पीच कि नया इनकम टैक्स का बिल आएगा। अब उस बिल में क्या क्या आएगा ये तो जब बिल आएगा तभी पता लगेगा। बट राइट नाउ 12 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन दी है, ठीक है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो 12 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन दी है उसमें लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, वो चीजें कवर नहीं है। ये तो हमने डिस्कस किया, स्पेशल रेट है भैया। अब इंश्योरेंस पॉलिसी को उससे जोड़ते हैं। पहले जरा सी बैकग्राउंड समझते हैं। सर, इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी यूनिट लिंक्ड, तो इसको नॉर्मली यूलिप या ELSS नाम से जाना जाता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, और यूनिट्स में पैसा लग जाता है। 80C में इसकी छूट मिल जाती है। अब 80C न्यू रिजीम में है नहीं, बट कोई बात नहीं। नाउ सेक्शन 10 क्लॉज 10D, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होगा। ठीक, फिर सुनिए, इंश्योरेंस पॉलिसी का जब पैसा मिलेगा, it can be upon death of the person, it can be survival benefit on the maturity of the policy, exempt होगा। लेकिन कब नहीं होगा, यानी कब टैक्सेबल होगा? तो पहला चीज कि अगर उसका प्रीमियम जो है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है, एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% को एक्सीड कर रहा है, तो टैक्सेबल है वो पॉलिसी का रिडेम्पशन। इसी तरीके से अगर 2.5 लाख रुपए, इस डेट पर ये अमेंडमेंट आया था और उन्होंने कहा आपका एनुअल प्रीमियम, यूनिट लिंक की बात हो रही है, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है एक पॉलिसी का या एग्रीगेट सारी पॉलिसी का मिला करके, राइट, तो उसका जो रिडेम्पशन है जब पैसा मिलेगा टैक्सेबल होगा। ठीक है, नो चेंज इन दैट, वो तो पहले था अभी भी है, इस डेट से हुआ। फिर चेंज क्या है भैया? उन्होंने कहा ये कैपिटल असेट है। कब है? जब टैक्सेबल है। अगर एग्जम्प्ट है तो कोई बात नहीं है ना, फिर तो इनकम ही नहीं है। लेकिन अगर टैक्सेबल है, टैक्सेबल कब है? 10% से ज्यादा एनुअल प्रीमियम है या फिर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा एनुअल प्रीमियम है यूनिट लिंक पॉलिसी का, तो टैक्सेबल है। अब अगर टैक्सेबल है तो कैपिटल असेट होगी, कैपिटल असेट होगी तो कैपिटल गेन अराइज होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी है तो लॉन्ग टर्म गेन ही अराइज होगा। हमने कहा 87 ले लेंगे हम, बोले अच्छा बेटा, तो बिकॉज इट इज ए कैपिटल असेट सो स्पेशल रेट पे 87 नहीं है। नाउ कैपिटल असेट की डेफिनेशन को आप देखिए बढ़ाया जाएगा और चीजें उसमें डाली जाएंगी कि ये भी कैपिटल असेट है, ये भी कैपिटल असेट है, ताकि लोग उस पर 87A ना ले पाए। वेट फॉर द न्यू बिल। एनीवे, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आइए, सो 1010D इज ओके। आई होप दिस इज क्लियर कि अभी वो कैपिटल असेट होगी और 1010D जहां नहीं लग रही है वहां पर उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा और उसको
इंश्योरेंस माना जाएगा, सॉरी, उसको इक्विटी ओरिएंटेड माने 112 ए में जाएगा, यानी 12.5% टैक्स उस पे लगेगा। इंडेक्सेशन तो खत्म हो चुकी है। चलिए साहब, ये भी बढ़िया था। अब आगे चलते हैं। हाँ सर, कहीं पे लिया, ये वो चीज थी जहां पर टैक्स बर्डन किसी का बढ़ेगा कम भी हो सकता है लोगों का। कैपिटल असेट की डेफिनेशन, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि जो आपका अमेंड द एक्ट, सिक्योरिटी हेल्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड 115 यूएबी, तो फॉरेन फंड्स हैं और जो सेबी की स्कीम के अंतर्गत सिक्योरिटीज है वो कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। काफी हद तक क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है। ओके सर, अगला चेंज, स्टार्टअप। स्टार्टअप जो है उनको एक एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन क्या? डिडक्शन मिलती है 80 IAC में। ऑब्वियसली तभी मिलेगी जब ओल्ड रिजीम है। ऑप्ट आउट करेंगे न्यू को, ओनली देन। कितनी एग्जम्पशन मिलती है, कितनी डिडक्शन मिलती है? सर 100% ऑफ द प्रॉफिट्स, जितना प्रॉफिट है सब माफ, कोई लिमिट नहीं है। इट कैन बी 100, 200 करोड़, 500 करोड़, और एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव AY आउट ऑफ 10 ईयर्स जब शुरुआत होगी उसमें, ठीक है, ये पुराना था, कोई चेंज नहीं किया है। कंडीशन ये कि 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, वो ठीक है। सर यहां पर 1 अप्रैल 16 के बाद शुरू हो और 1 अप्रैल 25 से पहले हो, ये दिस इज सनसेट क्लॉज। यहां पे अगर कोई 1 अप्रैल 25 के बाद बनाता है, स्टार्टअप शुरू करता है, तो नॉट एलिजिबल। ये चेंज हुआ, इसको इन्होंने सीधे 2030 कर दिया, तो बेनिफिट अनदर 5 ईयर्स और 2030 तक ले गए। ठीक है, सो बेनिफिशियल टू स्टार्टअप्स। सर नॉन रेसिडेंट्स अभी कवर नहीं कर रहे हैं हम लोग, TDS वाला पोर्शन लेते हैं। जो टॉपिक छोड़े आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। TDS वाला लेते हैं। TDS का चेंज बड़े ही अच्छे चेंजेस हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब इन चेंजेस को देखकर लगता है कि हाँ चीजें जमीन पर भी हो रही हैं एंड ग्राउंड पर भी उसको किया जा रहा है। एनीवे आइए, तो LBC, दिस इज नॉर्मली टू योर नॉन रेसिडेंट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और इन्वेस्टर रेसिडेंट, उसका पेमेंट है। तो उस पर 25% TDS होता था, HUF और इंडिविजुअल है तो 25 और बाकी में 30, उसको उन्होंने 10 कर दिया। बट क्या बहुत लिमिटेड सेंस है। आई अब देखिएगा, लिमिट्स बढ़ाई है सर, वेरियस थ्रेशोल्ड लिमिट्स। थ्रेशोल्ड लिमिट्स ज्यादातर सेक्शंस में हैं, और उसके ऊपर अगर अमाउंट है ओनली देन TDS विल अप्लाई। उसमें चेंजेस किए हैं। सबसे पहला सेक्शन है 193, टाइटल है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज? जैसे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट है, उस 1-2 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अभी तक कोई थ्रेशोल्ड नहीं थी, यानी अगर आपको डिबेंचर्स पे 2-4 हजार रुपए का भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो TDS होता था 10%, रेट वही रखा है। अब 10,000 की थ्रेशोल्ड है, यानी इफ योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अप टू 10,000, TDS नहीं होगा, पूरा पैसा मिलेगा। टैक्सेबल है बट TDS नहीं होगा। चलिए सर, ये डिबेंचर्स वगैरह पे हुआ। नाउ अगला अमेंडमेंट 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, पोस्ट ऑफिस दे रहा है, कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है, ये एक कैटेगरी हो गई।
इसके अलावा जैसे कोई बिजनेस लोन्स है, मान लीजिए एक प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, और आपने उसको लोन दिया हुआ है और वो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो वो भी आपका यहां पे आ जाता है, वो अदर्स हो गया। ठीक है सर, बैंक द्वारा ये तीनों, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, ये तीनों एक साथ है। अदर केसेस अलग है। अभी तक जो लिमिट थी वो 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन थी, जिसको एनहांस करके 1 लाख किया गया। ये टीडीएस की लिमिट है, टैक्सेबल है। कहीं ये मत सोचिए 1 लाख तक का इंटरेस्ट माफ हो गया, नो, इट इज टैक्सेबल, बट टीडीएस नहीं होगा। क्या है सर? 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन 1 साल में, 40,000 फॉर अदर्स, दिस इज फॉर अदर देन सीनियर सिटीजन। ठीक है, योर एज इज लेस देन 60 ईयर्स, तो 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट पे वो 50 कर दिया, 40 का 50 हो गया, 50,000 का 1 लाख हो गया। बैंक, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस अगर पेमेंट कर रहा है तो। बाकी केसेस में 5,000 की थ्रेशोल्ड थी, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ऐसा बिजनेस एंटिटी, वो 10,000 कर दिया। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड में चेंजेस हो गए। नेक्स्ट, अगला है डिविडेंड। डिविडेंड में क्या है, सेक्शन 194 में टीडीएस होता है और 5,000 की थ्रेशोल्ड 10 कर दी गई। देन आपका है 194 के, म्यूचुअल फंड की इनकम, ये भी डिविडेंड ही मान सकते हैं, दोनों एक से सेक्शन है। लिमिट आज इसकी भी 5 है, वो भी 10 कर दी गई। सो इफ योर एनुअल पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी और फ्रॉम म्यूचुअल फंड एक्सीड्स 5,000, तो टीडीएस होता था, अभी 10 के ऊपर पे होगा। सर, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एसेट्रा और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 194 बी एंड डबल बी, दोनों सेक्शन एक जैसे हैं। अभी क्या था, 10,000 की थ्रेशोल्ड थी, अभी भी है, लेकिन वो एग्रीगेट पर थी। मतलब अगर आप एक ही जगह से बार बार लॉटरी जीत रहे हैं तो जोड़ करके देखना होता था, अब उन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया। मतलब एक बार 8,000 जीते, एक बार 10,000 जीते, टीडीएस नहीं कटेगा। पुराने समय में 8 और 10 18,000 हो गए, पूरे पे कटेगा 30%। इंश्योरेंस कमीशन 194 डी, 15,000 से बढ़ा के थ्रेशोल्ड 20 किया गया। इनकम बाय वे ऑफ कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स 194 जी, ये तीनों कमीशन के सेक्शन है। कमीशन ऑफ ब्रोकरेज है, ये इंश्योरेंस पर है, ये आपका लॉटरी टिकट्स की सेल पर है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो बिजनेस है, नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, वो 194 एच में टीडीएस करते हैं। तीनों सेक्शंस की लिमिट थ्रेशोल्ड 15 थी, अब 20 हो गई, यानी एनुअल पेमेंट टू ए पर्सन अगर 20,000 रुपए से कम है या अप टू 20 है, आपको टीडीएस नहीं करना है, जो अभी 15 तक था। रेंट 194 आई, टीडीएस होता था, अभी भी होगा। थ्रेशोल्ड 2,40,000 ड्यूरिंग ए ईयर थी, नाउ इट इज 50,000 पर मंथ। और पार्ट ऑफ, देखिए बहुत इस पे शोर हो रहा है, सब जगह पे 6 लाख 6 लाख चिल्ला रहे हैं, बट प्लीज बी केयरफुल, 6 लाख रुपए नहीं है, इट इज 50,000 पर मंथ। क्या मतलब? मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी और जनवरी में दी, 1 जनवरी, और 60,000 पर मंथ का मेरा रेंट है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रेंट 180 हुआ। इसमें टीडीएस नहीं कटता क्योंकि 240 पूरे साल का था, जो कि 180 है, 240 से कम है। लेकिन अब यहां कटेगा क्योंकि 50,000 पर मंथ है, मेरा 60,000 पर मंथ है, और 180 पे फिर पूरे पे टीडीएस अप्लाई होगा। सो 6 लाख है, ठीक है, बट टेक्निकली 50,000 पर मंथ है, एंड देयर इज डिफरेंस। इस एग्जांपल में 6 लाख नहीं हो रहा है, बट टीडीएस की लाइबिलिटी आ रही है क्योंकि 50,000 पर मंथ से ज्यादा है। प्रोफेशनल्स, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी 30,000 रुपए की थ्रेशोल्ड बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। और कंपनसेशन, इनहांस्ड कंपनसेशन अगर कोर्ट से मिल रहा है तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर पे टीडीएस होता था, अगर 2.5 से ज्यादा है तो पूरे पे टीडीएस होता था। नाउ दैट हैज बीन रेज्ड टू 5 लाख रुपीस, उसको 5 लाख किया गया। सो ये थ्रेशोल्ड्स की इंक्रीज थी डिफरेंट टीडीएस के सेक्शंस में।
सभी अच्छे चेंजेस हैं, ये उसी की डिटेलिंग है। रेंट, प्रोफेशनल, ये वही डिटेलिंग है, यूनिट्स और इमूवेबल। फाइन। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टीसीएस। टीसीएस में भी कुछ चेंजेस हुए, मेनली 206C सबसेक्शन 1, और उसमें टीसीएस की बात करते थे। 2.5% का रेट था। किस किस चीज पे? टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज, यानी टिम्बर आपने फॉरेस्ट लीज में परचेस किया या आपने डायरेक्टली किसी से टिम्बर खरीदा, लकड़ी खरीदी। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि टिम्बर और तेंदू लीव्स नहीं है, तेंदू लीव्स का प्रोविजन अलग है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक। अब रिप्रेजेंटेशन ये मिल रहा है कि भाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, डिफाइन करिए। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया, बोले वही मीनिंग होगा जो स्टेट में अगर कोई लॉ है उस पर चलेगा, नहीं तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चलेगा। और जो टीसीएस होगा ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडर्स, ओनली सच अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि फॉरेस्ट लीज में आ रही है वही कवर होगी, बाकी कवर नहीं होगी, सिर्फ लीज वाली कवर होगी। टिम्बर और तेंदू लीव्स पे लीज, नॉन लीज दोनों पे टीसीएस आज भी है, कल भी है, मतलब चेंज से पहले भी, चेंज के बाद भी। बट अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अभी तक क्या था कि वहां पे लीज की बात नहीं थी, बट अब लीज की बात भी ऐड हो गई और उसका रेट भी रिड्यूस करके 2 कर दिया गया। ये 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल होगा, यानी 1/4/25 के बाद से जो भी परचेजेस ऑफ टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर। सर, ये बहुत ही बढ़िया वेलकम चेंज है, बहुत ही अच्छा जिसको कहना चाहिए। आपको याद होगा 206C1H और 194Q, ये 2 सेक्शंस आपस में लड़े मरे जा रहे थे। मतलब कैसे? सर 206C1H और 194Q, क्यों में वो कहते थे कि अगर आपने गुड्स परचेस करी है तो आपको टीडीएस करना है। इसमें कहते थे अगर आपने सेल करी है तो आपने टीसीएस करना है। 10 करोड़ रुपए पिछले साल में आपका टर्नओवर होना चाहिए। इस साल जिस पार्टी को सेल या परचेज हुई है 50 लाख रुपए से एक्सेस होनी चाहिए, 0.1% होगा दोनों जगह। अब कई बार क्या होता था कि केवल टीसीएस होता था, कई बार क्या होता था केवल टीडीएस होता था, कई बार क्या होता था दोनों एंटिटी बड़े हैं, दोनों का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है और इस साल की ट्रेडिंग एक दूसरे से मोर देन 50 लाख है, तो दोनों सेक्शन लग गए। फिर एक क्लैरिफिकेशन आया कि अगर दोनों लग रहे हैं तो टीडीएस लगेगा, टीसीएस नहीं लगाएंगे। अब उन्होंने क्या करा, ये वाला क्लॉज डिलीट कर दिया। ये आज भी वैसा ही है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आप गुड्स परचेस कर रहे हैं, दूसरे से आपने खरीदी हुई है, तो उस पर आपको टीडीएस पहले भी करना होता था, अब भी करना है। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं किसी को और उस पर आप टीसीएस कर रहे थे, वो अब नहीं करना है, लेकिन टीडीएस रहेगा। तो यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रेफरेंस करते हुए और इन्होंने ये बात करी कि मैंडेट टीसीएस टीडीएस, ये तो दोनों का बैकग्राउंड बताया, से रिप्रेजेंटेशन मिले, तो टीडीएस टीसीएस दोनों सेम ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा। फर्दर इट इज की 206C1H यानी टीसीएस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई अगर टीडीएस होगा, तो उसको देखते हुए इन्होंने उसको पूरा ही हटा दिया। 1 अप्रैल 25 से पूरा सेक्शन डिलीट हुआ है। 206C1H ओमिटेड है, अब करना ही नहीं, किसी केस में नहीं।
ब्लॉक असेसमेंट, सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। ब्लॉक असेसमेंट मेनली सर्च वाले प्रोविजन है। पेनाल्टीज का अमेंडमेंट उन्होंने किया है कि जो पेनाल्टीज में डिफरेंट टाइम लिमिट्स थी, अलग अलग टाइम लिमिट्स दे रखी थी सेक्शन 275 में, अब उन्होंने कहा कि नहीं भैया, जो पेनाल्टी है 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, जिसमें प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई, अपील का ऑर्डर आया या जो कुछ भी रिवीजन हुआ, जिस क्वार्टर में हुआ उसके एंड से 6 महीने के अंदर अंदर पेनाल्टी लगेगी। एक सा कर दिया, अलग अलग टाइम लिमिट्स खत्म। सर ये क्लैरिफिकेटरी है कि कोर्ट्स द्वारा जो स्टे है, जो पीरियड कोर्ट ले लेता है इंजंक्शन के थ्रू या कोई स्टे ऑर्डर के थ्रू, उतना पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। पहले भी था, कुछ छोटा सा ही है। अमलगमेशन सर बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। मतलब एक लूप होल टैप किया है यहाँ पर, और आपका जो सेक्शन 72A और 72AA, दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मैं बताता हूं आपको अभी तक क्या प्रोविजन था। सपोज करिए कंपनी है, लेट अस से उसका नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को लॉसेस हुए ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 लिख लेते हैं। हर साल लॉस है मान लेते हैं। एज यू नो, लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 8 years। ठीक है, 8 साल से ज्यादा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इस इस ईयर में ए लिमिटेड मर्ज हो गई बी लिमिटेड में, दैट इज अमलगमेशन हो गया। नाउ एज पर सेक्शन, ठीक है, प्रोविजन ये था कि जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है शैल बी डीम्ड टू बी द लॉस ऑफ दैट ईयर इन विच अमलगमेशन टुक प्लेस। सर उन्होंने कहा कि जो लॉसेस हैं शैल बी डीम्ड टू बी लॉस फॉर प्रीवियस ईयर इन विच अमलगमेशन टुक प्लेस। मतलब ये सारे लॉसेस इस एर्थ ईयर के लॉस मान लिए गए, और बी लिमिटेड को एर्थ ईयर का लॉस मान के कैरी फॉरवर्ड मिल गया। अब इस साल तो करंट ईयर का लॉस हो गया, और 8 साल फिर मिल गए। क्या मिल गए? 8 साल फर्दर मिल गए। सर ये बहुत पुराना लूप होल था, बरसों से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। गवर्नमेंट ने अब इसको टैप कर दिया, मना कर दिया, बोले यार ये तो आप एवरग्रीनिंग ऑफ लॉसेस कर रहे हो, मतलब आपके लॉस कभी खत्म ही नहीं होंगे। 8 साल बाद आप अमलगमेशन कर लेते हो, फिर वो 8 साल चलते हैं, फिर कर लेते हो। बोले ना ना, तो अब क्या होगा, उसको तभी से काउंट किया जाएगा इन विच सच लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। रेशनलाइजेशन है, गलती थी लॉ में, सुधार ली, वेलकम चेंज है, ठीक अमेंडमेंट है, नॉट ए प्रॉब्लम। चलिए आगे की ओर बढ़ते। सर ट्रांसफर प्राइसिंग अभी टच नहीं कर रहे, ये कुछ नॉन रेसिडेंट्स वाले हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसको कवर करूंगा। आइए एक और देखिए, बहुत बढ़िया शानदार चेंज, सेक्शन 206 सीसीए। व्हाट इज दैट भैया? इसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए मान लीजिए एक बैंक है या कोई भी व्यक्ति है जो पेमेंट कर रहा है, डिपॉजिटर है, उसको वो इंटरेस्ट दे रहा है, मान लीजिए कमीशन दे रहे हो आप, ब्रोकरेज दे रहे हो आप, 194C कॉन्ट्रैक्टर का कुछ भी, और इस बंदे ने 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो इसका टीडीएस हायर रेट से होता था 20%। अब बैंक कह रहा हमें क्या मालूम इसने रिटर्न भरी नहीं भरी, हम कहां तक चेक करते रहें, क्या क्या करें, कैसे करें, हमारे लिए तो नई वो हो गई। हायर टीडीएस होना है अगर रिसिपिएंट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो इन्होंने ये सेक्शन 206 AB, जहां नॉन फाइलर है, और सेक्शन 206 CCA रिक्वायर्स कलेक्शन, तो दोनों में टीडीएस था ये,
this is TDS for non-filer and this is TCS, right? क्या होगा भैया, उन्होंने ये डिलीट कर दिया और एड्रेस दिस इशू, इट इज प्रपोज टू ओमिट दीज टू सेक्शंस, यानी अब इसने रिटर्न भरी या नहीं भरी बैंक को देखने की जरूरत नहीं है, पेयर को देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रेट से टीडीएस होगा। ये तो बढ़िया हो गया जी, ठीक है। हाँ, अगर नॉन पेन है, इसने पेन नंबर नहीं दिया, पेन नहीं दिया या इसका पेन इनऑपरेटिव है, तो इन सच केस उसका टीडीएस होगा, नॉर्मल रेट से होगा, और सॉरी उसमें 20% होगा और हायर रेट लगेगा। अगर पेन नहीं है या पेन इनऑपरेटिव है तो हायर रेट से टीडीएस होगा। सर एक ही अमेंडमेंट है सैलरीड क्लास के लिए, और बहुत पुराना लिमिट्स थी। देखिए बहुत ज्यादा वो मत करिए, खुश मत होइए, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है सर। दो चीजें थी, एक थी परक्विजिट्स। परक्विजिट्स एज वी नो टैक्सेबल होती हैं, अब जैसे कार फैसिलिटी है, या आपका मेडिकल फैसिलिटी है, या आपका कोई उसको सपोज ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवल फैसिलिटी दिया हुआ है, दिस काइंड ऑफ परक्विजिट्स, ठीक है। एक बहुत पुराना प्रोविजन था 17(2) में कि अगर एम्प्लॉय की मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ओनली देन दीज परक्विजिट्स विल बी टैक्सेबल। देखिए एकोमोडेशन तो नहीं था, वो तो हमेशा टैक्सेबल था। ये लिमिट बहुत पहले सेट हुई थी सर, ये लिखा भी है उन्होंने, 20 साल पहले सेट हुई थी, तब से चेंज ही नहीं हुई, तो इररेलेवेंट हो गई थी। 50,000 से ज्यादा तो सैलरी सबकी होती है, मतलब एनुअल है, एनुअल भैया। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको हम प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, रिवाइज करेंगे। अभी प्रिस्क्राइब्ड जब करेंगे तब पता लगेगा कितना किया है, बट मे बी मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 लाख कर दिया। अब क्या होगा, अगर मेरी सैलरी 10 लाख एनुअल अमाउंट है, उससे कम है, और कंपनी ने मेरे को कार फैसिलिटी दी है, तो वो परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी सैलरी, एनुअल सैलरी, मॉनेटरी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है, और कंपनी ने मुझे कार फैसिलिटी दी हुई है, हाउस होल्ड सर्वेंट्स दिए हुए हैं, इस तरीके की कई सारी चीजें हैं, वो सब टैक्सेबल होंगी, क्योंकि इससे ज्यादा है। ये 10 लाख में प्रिज्यूम करके बोल रहा हूँ, अब हो सकता है 5 ही लाख करें प्रिस्क्राइब, हो सकता है 25 लाख कर दें, ये तो नहीं पता किसी को, जब करेंगे तो पता लग जाएगा। बट क्या इंपैक्ट आएगा, दैट आई एक्सप्लेन। सेम था मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया एम्प्लॉय ने या उसके फैमिली ने, और उसकी सैलरी 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो टैक्सेबल होता था। ये 2 लाख रुपए की लिमिट भैया 30 साल पहले फिक्स हुई थी। उन्होंने कहा कि अब हम इस 2 लाख की जगह प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। अब मान लीजिए 20 लाख प्रिस्क्राइब कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 20 लाख से कम सैलरी है किसी की, और उसका फॉरेन ट्रैवल हुआ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया, और उसकी सैलरी प्रिस्क्राइब से कम है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट की अमाउंट परक्विजिट में नहीं जाएगी, वो ट्रैवल की अमाउंट, ठीक है। कितना प्रिस्क्राइब करेंगे ये तो उस वक्त ही बताएगा। लीजिए एनपीएस वात्सल्य योजना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो कि लोगों को मौका मिले कुछ कहने का। खैर साहब 80 CCD 1B, हाँ 1B कहाँ गया, ये 1B, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई पेरेंट अपने माइनर चाइल्ड के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो 50,000 रुपए की छूट 80 CCD 1B में ले सकते हैं।
सर दो बातें यहाँ पे मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि अब 80 CCD 1B की डिडक्शन मिलेगी किसको जब न्यू रिजीम सबका हो गया। देखिए ओल्ड रिजीम में अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि वहां पे टैक्स के रेट्स भी बहुत अधिक हैं और स्लैब्स कम है, और फिर 87A और 12 लाख रुपए, मतलब ओल्ड रिजीम का अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड में मिलेगी। 80 CCD 2 न्यू में अलाउड है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो न्यू में भी है, दो ही तो है, 80 CCD 2 न्यू रिजीम में और 80 JJAA एम्प्लॉयमेंट वाली, बाकी तो है ही नहीं, तो ये नहीं मिलेगी। सर दो बातें कहनी थी, पहली कि ये ओल्ड रिजीम में मिलेगी, तो मिलनी किसको है, और दूसरी एनपीएस वाली स्कीम में पैसे वॉल्यूंटरी है ना, ये तो कंपलसरी जा रहा है तब तो जाएगा ही, वॉल्यूंटरी प्लीज सोच लीजिए कंट्रीब्यूट करना है नहीं करना है। आइए सर, एनएसएस, एनएसएस में लोगों का पैसा फंसा हुआ है। 1492 से पहले के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और उस समय एक डिडक्शन होती थी 80 CCA, और उसमें उन्होंने एनएसएस नेशनल सेविंग्स स्कीम में पैसे जमा कर दिए, बहुत पुराने पैसे, बहुत पुराने। सेक्शन लिखता है 80 CCA कि ये पैसा निकालोगे तो इनकम मान लेंगे। पता है जिन लोगों ने वो पैसे जमा किए उस वक्त डिडक्शन ली, आज भी वो पैसे नहीं निकाल रहे, क्योंकि इसी सेक्शन में लिखा है कि अगर डेथ हो जाएगी बच्चों को मिलेगा तो छोड़ देंगे, नहीं लगेगा टैक्स। तो वो कह रहे हैं बच्चों को छोड़ जाएंगे, कुछ तो छोड़ के जाने ही है, सब थोड़ी ले जाते हैं। एनीवे छोड़िए उस बात को। सर उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ो, नहीं लेंगे टैक्स तुमसे, तो वेलकम चेंज है, पुराने लोगों के पैसे, पुराने वाले फंसे हुए थे, अब वो निकाल सकते हैं, और 29 अगस्त 2024 के बाद अगर विड्रॉल्स होंगे, वो उस डेट को कुछ नोटिफिकेशंस आए थे, तो निकाल सकते हैं। आइए अगला अमेंडमेंट, हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में भैया दो हाउस की एग्जम्पशन चल रही। सर दो हाउस की एग्जम्पशन का क्या मतलब है, जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, आपको याद होगा कि पहले उसमें एक हाउस की एग्जम्पशन थी, मतलब 2 साल पहले तक, कि यू कैन हैव वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। नाउ व्हाट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस? सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स जो एसएससी जिसमें खुद रह रहा है या फिर उसके फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं। दूसरा उसमें जो क्लॉज था वो ये था कि अगर दैट हाउस कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एट एनी अदर प्लेस, मतलब अगर वो घर खाली है और उस व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस दूसरी जगह पर है, तो उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया, मतलब उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया उन्होंने। बात तो सही है। फिर 2 साल पहले अमेंडमेंट हुआ और एक की जगह 2 हाउस की छूट दे दी, तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, एक घर की जगह अब आप 2 ले लो, 2 की छूट ले लो। देखिए यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो अमेंडमेंट एज सच ऑन दिस, ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बारी एक छोटा सा उसमें अमेंडमेंट किया, और क्या अमेंडमेंट किया कि 2 हाउस की छूट है, ठीक है, पहले भी थी अभी भी है, 2 हाउस, जो कि ओनर बताएगा कौन से 2 अगर उसके पास 2 से ज्यादा है, ठीक है। बिजनेस प्लेस, एम्प्लॉयमेंट, एनी अदर प्लेस कुड नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाई। अब चेंज क्या किया, ये कंडीशन हटा दी, ये कंडीशन हटा दी। तो इसमें अब उन्होंने क्या करा कि with a view to simplify annual value any house part owner occupies own या कैन नॉट ऑक्यूपाई ड्यू टू एनी रीजन। अभी तक क्या था, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, वो एक कंडीशन अजीब सी थी, वो हटा दी, मतलब कोई भी वजह हो, लेकिन क्या होना चाहिए, या तो खुद रहो या खाली रहे। मेरे पे 2 घर है मान लीजिए,
एक में मैं रह रहा हूँ, एक रेंट पे दिया हुआ है, तो दो की छूट नहीं मिलेगी मेरे को। बट एक खाली पड़ा है, एक में मैं रह रहा हूँ, तो दोनों की छूट मेरे को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास दो घर है और दोनों सपोज करिए एक ही शहर में, एक ही सिटी के अंदर है, ठीक है, से बरेली में, दूसरा भी बरेली में। अब बरेली बहुत बड़ा तो है नहीं, अब एक में वो रह रहा है, एक खाली पड़ा हुआ है, तो करंट प्रोविजन में ये टैक्सेबल है, बिकॉज ये वैकेंट खाली इसलिए नहीं क्योंकि ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एट एनी अदर प्लेस, तो फॉर एनी रीजन है। लेकिन अभी क्या होगा, दो हाउस की छूट वो ले सकता है, तो उन्होंने उसको भी